देखो हमने कर लिया 13 क्वेश्चन तो कर लिया था अभी ना। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, ये पढ़ लिया, डिटेल पढ़ लिया उसको। फिर 14 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी बता दिया मैंने कौन सी बॉन्डिंग है अल्फा हेलिक्स के अंदर। इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी ना मैं, इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले अमीनो एसिड का सीओ चौथे अमीनो एसिड के एनएच का लिंक करेगा, इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्पाइरल शेप आ जाएगी लिंक। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल, ग्लोबुलर। डिफरेंशिएट यही बिटवीन तो। ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन। केतन म्यूट कर, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबल प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की शेप कैसी होगी, लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। ग्लोबल प्रोटीन के अंदर प्रोटीन्स एज्यूम द शेप ऑफ स्फीयर, फाइब्रस प्रोटीन में प्रोटीन्स एज्यूम द शेप ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट नोट करते रहेंगे साथ साथ, स्फेरिकल प्रोटीन होगा और दूसरा लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा, ग्लोबल प्रोटीन के अंदर फोर्सेज जो थे वो चार थे, याद होगा तुम्हें। एक था इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीओ और एनएच के साथ, याद आ गया कि नहीं, इंट्रामोलर बॉन्डिंग। दूसरा डाइपोलर इंटरेक्शन सीओ नेगेटिव और एनएच3 प्लस में डाइपोलर इंटरेक्शन, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी कह सकते हो। और विद डाई सल्फाइड ब्रिजिंग, डाई सल्फाइड ब्रिजिंग था। और एक फोर्स और था, क्या था, डिस्पर्जन फोर्सेस, आर और आर के बीच में, आर और आर के बीच में डिस्पर्जन फोर्सेस, याद आ गया वो तुम्हें, थे ना डिस्पर्जन फोर्सेस। चार तरह की फोर्सेस। और इसमें फोल्डिंग, इसमें इंटरमोलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है कि ग्लोबल प्रोटीन के अंदर जो आर पार्ट है वो पानी के अंदर, और वाटर लविंग पार्ट क्या था, पानी के बाहर, इसलिए पानी के अंदर ये सॉल्युबल। और इसके अंदर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट इस पे होता है। फॉर एग्जांपल इसकी, जितने भी एंजाइम सोच रखते हो ना, इन्वर्टेज है, सेलुलोज है, जितने भी एंजाइम है वो सब किसके अंदर आएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। वो सब ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शेप कैसी, कैसे लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स है। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है पानी में, इसलिए insoluble है। और इसी वजह से टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट उनके ऊपर नेग्लिजिबल होता है। टेम्परेचर पीएच का इफेक्ट नेग्लिजिबल। फाइब्रस प्रोटीन एग्जांपल, केराटिन इन हेयर या नेल्स, मायोसिन इन मसल्स। दिखा रखा नहीं पूरा, तो ये कर लेना जरूर, एग्जांपल एग्जांपल कोई नहीं छोड़ना छोड़ना इसके अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। ये तो बहुत ही सिंपल है। एमिनो एसिड्स में कितने ग्रुप होते हैं, एमिनो एसिड के अंदर ये आर सी एच एन एच टू सी ओ एच, इट हैज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में कैसे, इस तरीके से, आर सी एच एन एच थ्री प्लस सी ओ नेगेटिव, इधर ये बेसिक, ये एसिडिक। तो इससे ही आ रहा है एम्फोटेरिक बिहेवियर, प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। और चाहो तो इसकी रिएक्शन दिखा देना। मान लो इसकी रिएक्शन दिखाई मैंने किसके साथ, एच प्लस के साथ, ये एच प्लस का रिएक्शन दिखाई, तो एच प्लस से रिएक्शन दिखाएंगे तो आर सी एच एन एच थ्री प्लस रहेगा और ये सी ओ एच बन जाएगा। और इधर बेस डाल दिया तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। और अगर इसकी रिएक्शन दिखा दी हमने बेस के साथ, ये प्रॉपर शो करेंगे, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा फिर। आर सी एच, आर सी एच एन एच टू आ जाएगा और सी ओ नेगेटिव। ये प्रॉपर तरीका है शो करने का एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ, एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, दे कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। व्हाट आर एंजाइम, पूरी डिटेल दी हुई है एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं। फिर ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से ज्यादा एफिशिएंट है ये। कैटलिस्ट से और कम अमाउंट में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होता है इनका। हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है इनका। एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज, इस टाइप से। एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल के रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। कैटलिस्ट जो है इतने स्पेसिफिक नहीं होते, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके अराउंड, और दूसरा पीएच 7.38 होता है ब्लड का, उसके अराउंड ये इफेक्टिवली काम करते हैं। फीवर वगैरह आएगा तो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है स्लो डाउन हो जाती है, जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा उस समय। तो एंजाइम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करते अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। फिफ्थ, हर एक एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच होता है। नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच होता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं।
ये कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है तो Zn2 प्लस, Fe2 प्लस। अकेला अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा वाला था? Mg2 प्लस। अकेला अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है? दो तरीके के थे, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स दे आर derived फ्रॉम विटामिन सच एज विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन। ये लूजली हेल्ड होगा एंजाइम के साथ, ये लूजली अटैच्ड होगा एंजाइम के साथ। इसको सेपरेट करना है तो डायलिसिस से सेपरेट कर लेंगे। और ये पी से, इसे याद करा ना, पी से टी याद कर लेना। टाइटली हेल्ड होगा प्रोटीन के साथ, डिराइव होगा विटामिन एच बायोटिन से, और इसको सेपरेट करना है तो हाइड्रोलिसिस से सेपरेट हो जाएगा। एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है दो, फिनाइल कीटोन यूरिया, और दूसरा एल्बिनिज्म। ये सब करना है तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ध्यान है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, हायर स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। याद आ गया कि नहीं? है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, यानी स्फेरिकल शेप जो होती है प्रोटीन की, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो पॉइंट लिख के आने इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम एक्सप्लेन कर दो बेशक, लेकिन दो पॉइंट जरूर लिख के आने हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, हायर स्ट्रक्चर विच आर नॉट सो स्टेबल दे आर डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, यानी जो स्फेरिकल शेप होती है प्रोटीन की, वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर थ्रेड लाइक में। नेक्स्ट, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? बता दिया मैंने पीछे भी। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन क्लासिफाइड दो तरीके से, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंदर बी कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स यानी B1, B2, B4, B6, B12, और सी, विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। जरूर करना है क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं। ये वाटर सॉल्युबल है और रेगुलरली चाहिए होते हैं डाइट के अंदर, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू, तो इसलिए ये रेगुलरली चाहिए डाइट में। विटामिन B12 वो इतनी जल्दी नहीं गलता है, कैन बी स्टोर्ड फॉर मंथ्स, इसलिए वो उतना रेगुलरली नहीं चाहिए। विटामिन B12 एक्सेप्शन है। फैट सॉल्युबल विटामिन, वो कीड़ा वर्ड से याद कराया, इससे कर लेना उसको। ADE के, ये फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होंगे? अभी बताया मैंने, फैट स्टोरिंग टिश्यूज कौन कौन से थे जहाँ फैट स्टोर होता है? लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यूज इन द बॉडी। ये इस तरह से क्लासिफाई कर रखा है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और विटामिन एच ऐसा बायोटिन जो ना तो फैट सॉल्युबल है ना ही वाटर सॉल्युबल। विटामिन एच नाइदर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस? विटामिन ए क्यों चाहिए होता है? विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलिमिया। याद है ना, जेरोप्थेलिमिया बता रखा है ये, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज। और सोर्सेज क्या है इसके? विटामिन ए के सोर्सेज क्या थे? कैरेट्स, गाजर पता है, अगर गाजर खानी चाहिए। कैरेट्स हैं, फिश लिवर ऑयल है, या फिर इसके अलावा बटर और मिल्क भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और विटामिन सी असेंशियल टू अस, विटामिन सी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होगा, स्कर्वी डिसीज है ना, स्कर्वी, ये हो जाएगी, स्कर्वी डिसीज जाएगी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होगा इससे। और क्या कहते हैं, इस वजह से विटामिन सी जो है ये इसकी कमी दूर कहाँ से होती है? सोर्सेज क्या है इसके? सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस मेनली, फ्रूट। जैसे आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ये वो लेमन हो गया, सही ना, ये सब हो गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, ये है सही ना। इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता दिए इसके, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन 20। नेक्स्ट, 21, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड्स बता दिया मैंने, न्यूक्लिक एसिड दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसकी मोनोमेरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड, तीन चीजों से मिलकर बनता है ये, डिटेल दे रखी है, बेस, शुगर, फॉस्फेट यूनिट, सब बता रखा है ना ये। Nucleic acids they are called as polynucleotides whose monomeric unit is a nucleotide and it is composed of three: base, sugar and phosphate. Base दो तरीके के, प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन दो तरीके के, एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन तीन तरीके के, कट वर्ड से याद कराया था, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। शुगर दो तरीके के, बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा टू डी ऑक्सी डी माइनस राइबोज। एक पहली शुगर आरएनए में, दूसरी शुगर डीएनए में, और फॉस्फेट यूनिट होती है। मेंशन देयर इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या थे? रेप्लिकेशन करा रखा ना, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। Replication, the process by which a single DNA molecule produces identical copy of itself is called as replication. और DNA replication था semi conservative because only one half of the parental strand is conserved.
और प्रोटीन सिंथेसिस ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनएज। सिंपल यही करना है तुम्हें, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और लास्ट ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों आरएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। 22 क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड ए न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड कैसे याद करना था, जैसे न्यूक्लियोटाइड में अभी बताया मैंने तुम्हें क्या होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट। फॉस्फेट को साइड कर दें तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर, बेस और शुगर, ये है किसमें? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। और तुम्हें बताया मैंने इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो बेस बनाया, बेस लिख देना यहाँ पे, कोई भी बेस, जैसे एडेनिन ले लिया तुमने बेस, फिर शुगर, फिर शुगर आ जाएगा ऐसे, ये शुगर, यहाँ पे एच ओ एच, एच ओ एच, इधर एच सी एच टू ओ एच, ठीक है ना, एच सी एच टू ओ एच। तो ये क्या आ जाएगा? रोहन, देखो नेक्स्ट। अच्छा, बेस ये आ गया यहाँ पे, और ये है, ये न्यूक्लियोसाइड है पूरा, ये न्यूक्लियोसाइड है पूरा, ये क्या है? पूरा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? बस यहाँ पे एक फॉस्फेट यूनिट और आ जाएगी, बेस आएगा, बेस यहाँ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच सी एच टू ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, फॉस्फेट यूनिट। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट दोनों आ गए ना, बेस ये रहा, शुगर यहाँ पे, और फॉस्फेट यूनिट यहाँ पे, तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होते थे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, याद है ना, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो प्रोटीन कैसे लिंक होते थे? पेप्टाइड बॉन्ड। दो कार्बोहाइड्रेट कैसे लिंक होते थे? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तीनों याद रखना, लिंकेजेस पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तो हो गया, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कंप्लीमेंट्री, तो बता रखा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, दिस इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट A always pairs up with T through double hydrogen bonds. G always pairs up with C through triple hydrogen bond. तो जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी होंगे उतने सी। दोनों स्ट्रैंड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी, आइडेंटिकल कभी नहीं होंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग प्रिंसिपल which state that A always pairs up with T through double hydrogen bonds है, G always pairs up with C through triple hydrogen bonds. So both the strands will be complementary and not identical. Write the important structural and functional difference between DNA and RNA, बता रखे कि नहीं? डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चरल डिफरेंस, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर बेस, ये अल्फा हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट, सुनते रहना सिर्फ। दूसरा पॉइंट, डीएनए जो है इसके अंदर शुगर होती है बीटा टू डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, इसके अंदर शुगर बीटा डी माइनस राइबोज। इसके अंदर बेसिस होते हैं ए और जी एज प्यूरिन्स, सी और टी एज पायरिमिडीन, ए जी सी टी। इसके अंदर बेसिस एक जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? यू, टी की जगह क्या आ जाएगा? यू, सॉरी, टी की जगह यू। ए जी सी, ए जी एज प्यूरिन्स, सी एंड यू एज पायरिमिडीन। ये डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। डीएनए जो है, डीएनए न्यूक्लियस में, डीएनए के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल मास ज्यादा होता है, आरएनए के मॉलिक्यूल छोटे होंगे, मॉलिक्यूल मास कम होगा, मॉलिक्यूल मास कम होगा, इस टाइप से लिख सकते हैं डिफरेंसेस। फिर फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस क्या आएंगे? डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी ट्रांसफर, हेरिडिटी कंट्रोल करता है ये, और आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट्स अपनी, एक तरह से जेरोक्स कॉपी है ना, फोटो कॉपी जनरेट कर सकता है। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। तो ये पॉइंट्स लिखते हैं, ये दो है फंक्शनल डिफरेंस, बाकी सारे क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो बता दिया मैंने। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल? मैसेंजर आरएनए बताया ना अभी, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों आरएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और क्वेश्चन है, खत्म हो गया निष्ठा? सर खत्म हो गए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया ना पूरा? यस सर। चलो अब ध्यान रखना इस चीज का। कल टेस्ट अभय, आदित्य, चेतन, चित्राक्ष, देव, गौर्य, हर्षित, हिमांशु, काव्या, केतन, कीर्ति, ये तुम्हें टेस्ट देना है, ध्यान रखना। कल टेस्ट जरूर देना है। और क्लास में भी जिससे बात होती है बोल देना। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट टेस्ट, एक मतलब कंप्लीट हो जाए कि तुम्हारा, तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स कर लिया है। और उसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा बोला है, अगर किसी का डी एंड और एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करनी है किसी को, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं तुम्हें करवा दूंगा अभी। इन छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। मैं हर एक बच्चे को दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ ये चीज। जून की छुट्टियां बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करनी है, इसमें बहुत मेहनत करनी है ढंग से। जो टाइम तुम्हें मिला है ना सेल्फ स्टडी का, 11th का काम जरूर करना है, 11th को भी मिस नहीं करना है। 11th के फॉर्मुले तो एटलीस्ट कर दो जरूर। जनवरी आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा कल। आईडी पेपर देखा किसी ने? अबे, अबे, यस सर। अबे तूने जो मैंने पेपर भेजा था ग्रुप पे, देखा है कि तूने वो आईआईटी वाला? हाँ मतलब देखा तो था, थोड़ा बहुत सॉल्व थोड़ा भी तो किया देखा है। था। हाँ मतलब। चलो तुम लोग पेपर जरूर देखो। और किसी ने देखा है? वैभव, यस सर। देखा है पेपर कि नहीं? सर पूरी वीडियो तो नहीं देखी वाली। नहीं देखा? चलो कुछ नहीं होता। देखो अभी दो तीन बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12th में भी जस्ट स्टार्ट किया है, जैसे चित्राक्ष है, आयुष है। इन्होंने पेपर देखा, 17 में से 15-16 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं उनसे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड अप करो, सिलेबस को फास्ट करो थोड़ा सा, ताकि आगे जाकर के ना मेंस का पेपर हो तो उसमें पहले ही, मतलब कम से कम भी नहीं तो 97-98% आ जाए उसमें। इसलिए इन छुट्टियों को वेस्ट मत करना, बिल्कुल टाइम मिला है तो अपना स्टडी करो ढंग से। और कल टेस्ट बोला है तो पूरी क्लास में भी बोल देना एक बार जरूर कि टेस्ट जरूर देना ढंग से। चैप्टर एक एक करके तैयार होंगे ऐसे ही। एक चैप्टर ढंग से रिस्पॉन्स करोगे तो मैं आगे सारे चैप्टर सुन लूंगा एक बार, ताकि ये क्लियर हो जाए तुम्हें। और डी एंड एफ ब्लॉक की कंफिगरेशन अगर किसी को करनी हो तो मेरे से पूछे ना, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। और पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, और आईआईटी पेपर सॉल्व करना है, सेकंड पेपर रह रहा है मेरा भी। तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं तुम्हें, तुम लोगों को भी लिंक भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे।